आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात पे। मैं हूं नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान से डरा अमेरिका, न्यूक्लियर पर करना चाहता है डील। ट्रंप ने खत लिखकर ईरान से किया बातचीत का मुतालबा। सीरिया में हालत खराब, कई लोगों का हुआ कत्ल, उबरी सदर ने की अमन की अपील। जमीयत उलमा हिंद और AIM-PLB का मोदी हुकूमत को अल्टीमेटम, कहा वक्त में दखल नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुगल बादशाह औरंगजेब का तोड़ा जाएगा मकबरा, महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस ने किया वाजे। भारत की जीत के जश्न के बाद हुआ MP के मऊ में पथराव, मस्जिद में तरावीह के बाद हुआ हंगामा। मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल, कर दिया ऐलान, रामपुर में जुमे की नमाज होली के बाद 2:30 बजे की जाएगी। शिफा और रहमान को कोर्ट ने किया बरी, शर्जील इमाम समेत 11 लोगों पर इल्जाम तय। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर मचा बवाल, कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने लगाया इल्जाम। भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक, फौरी रिस्पांस टीम की तश्कील। दुनिया को हड़काने वाला ताकतवर मुल्क अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से क्यों घबरा रहा है? दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि उसने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को एक खत लिखकर न्यूक्लियर समझौता करने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका ईरान से बातचीत क्यों करना चाहता है? ईरान को क्यों खत लिखकर डील करने को मजबूर कर रहा है? एक तरफ तो वो ईरान को धमका रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा, वहीं दूसरी तरफ वो खुद खत लिखकर ईरान से इस डील पर बात करना चाहता है। लेकिन ईरान ने खुले तौर पर ट्रंप को चेताया है कि अगर अमेरिका धमकाकर डील करना चाहता है तो फिर वो सिर्फ ख्वाब ही देखता रहे। I hope that Iran, and I've written him a letter saying I hope you're going to negotiate, because if we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You wrote a letter to the Khomeini? Yes. When did you send the letter? Yesterday. And you said you better negotiate, or we want you to negotiate? I didn't say you better. I Okay. said I hope you're going to negotiate, because it's going to be a lot better for Iran. And I think they want to get that letter. The other alternative is we have to do something, because you can't let them have a nuclear weapon. हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स चैनल को दिए एक हालिया इंटरव्यू में ये बात मानी है कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को खत लिखकर न्यूक्लियर डील पर समझौता करने की मांग की है। लेकिन ईरान ने इस बात को खारिज करते हुए वाजे कर दिया कि उसे अमेरिका से ऐसा कोई खत नहीं मिला है। यूरो न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अयातुल्ला अली खामेनेई को एक खत भेजा जिसमें तेहरान के साथ एक नया न्यूक्लियर समझौता करने की मांग की गई है। ट्रंप तेहरान के साथ एक नया समझौता करना चाहता है जो उस समझौते की जगह लेगा जिसे उन्होंने उससे पहले टर्म के दौरान अमेरिका को अलग कर दिया था। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स फॉक्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वो अमन का रास्ता अपनाना पसंद करता है और मिलिट्री के सहारे लिए बिना एक समझौते पर पहुंचना पसंद करता है। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि उन्हें बहुत जल्द नतीजा मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का ताकतवर मुल्क जो एक तरफ दुनिया के हर बड़े बड़े मुल्क को हड़का रहा है, वो ईरान से आखिरकार क्यों घबरा रहा है? सवाल ये भी उठता है कि इतना पावरफुल देश ईरान के आगे झुककर क्यों डील करना चाह रहा है और खत लिखकर मांग कर रहा है कि बैठकर बातचीत की जाए। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दे रहा? आखिर क्यों ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से ट्रंप को इतना डर और इतनी घबराहट है कि वो खुद बैठकर खत लिख रहा है? लेकिन दूसरी तरफ ईरान, जिसने हमेशा ही अमेरिका की नहीं सुनी और अमेरिका से सीधे टक्कर ली है, पहला वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका इजराइल से सीधे टक्कर ले रहा है। उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो धमका कर डील मनवा लेगा तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो सिर्फ ऐसा ख्वाब में ही देख सकता है। तो वहीं रही बात डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भेजे गए खत की, तो ईरान ने खुलकर ये साफ कर दिया है कि उसे कोई खत नहीं मिला। यूरो न्यूज के मुताबिक ईरान के वजारते खारजा के तर्जुमान इस्माइल बघाई ने आज अपने हफ्तेवार ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मैं आपके लंबे सवाल का छोटा सा जवाब दूंगा। ईरान को कोई खत नहीं मिला है। वहीं बघाई ने इस इम्कान को खारिज करते हुए कहा, जब तक वॉशिंगटन तेहरान पर अपने भारी सैंक्शंस को बरकरार रखेगा तब तक कोई परमाणु बातचीत या कोऑपरेशन नहीं हो सकता। हम अमेरिका के साथ तब तक कोई सीधी बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो अपने मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी और धमकियां जारी रखेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खत को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातचीत को कबूल करने से इनकार कर दिया और अमेरिका को एक धमकाने वाली ताकत कहा। खामेनेई ने कहा कि कुछ धमकाने वाली हुकूमतें बातचीत पर जोर देती हैं, लेकिन उनकी बातचीत का मकसद मुद्दों को हल करना नहीं बल्कि हावी होना और अपनी पॉलिसीज थोपना है। सीरिया में इन दिनों काफी हालात खराब हैं। कई दिनों से भयंकर झड़प चल रही है, कई लोग मारे भी जा चुके हैं। भयंकर झड़पों के बीच अमन की अपील की जा रही है। संकटग्रस्त देश में सीरियाई सिक्योरिटी फोर्सेस पर अलावी मजहबी अक़लियती बरादरी के सैकड़ों लोगों का कत्ल करने का इल्जाम है। जानकारी के मुताबिक
मगरिबी सहल पर अलावी लोगों को निशाना बनाकर किए गए 30 नरसंहारों में लगभग 745 नागरिक मारे गए। प्रेसिडेंट शारा ने कहा, हमें अमन और शहरी सुकून को बनाए रखना चाहिए, तभी हम इस मुल्क में एक साथ रह सकेंगे। सीरियाई ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि पिछले 4 दिनों में मारे गए लड़ाकों की तादाद को मिलाकर कुल मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। इसमें नए इस्लामिस्ट वाली सरकार से जुड़े लगभग 125 लड़ाके और असद सपोर्टर 148 लड़ाके शामिल हैं। सीरियाई सरकार के हवाले से बताया कि कम से कम 200 लड़ाकों की मौत हुई है। दमिश्क की एक मस्जिद से बोलते हुए अबूरी सदर ने कहा कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है वह मतौका चैलेंजेस के दायरे में है। बता दें कि बड़ी तादाद में लोगों ने लताकिया के हमीम में रूसी सैन्य अड्डे पर पनाह ली है, वहीं कई दर्जनों लोग पड़ोसी लेबनान भाग गए हैं। मुल्क में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर काफी तनाजा चल रहा है। तनाजा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि औरंगजेब का मकबरे को तोड़ने की मांग भी की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी को लगता है कि छत्रपति संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को हटाया जाना चाहिए, लेकिन यह कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कांग्रेस हुकूमत ने इस जगह को ASI के हवाले में रखा था। फडणवीस ने कहा कि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद और बीजेपी के सतारा MP उदयनराजे भोसले ने छत्रपति संभाजीनगर जिले में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। भोसले की मांग के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला ASI के अंदर आता है। दरअसल मराठा बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब को जालिम हुक्मरान के रूप में दिखाया गया है, जिसमें औरंगजेब हिंदुओं पर जुल्म करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद कुछ हिंदू तंजीमों ने भारी हंगामा मचा दिया है। दिल्ली में छावा मूवी देखने के बाद हिंदू तंजीमों के कुछ लोग अकबर, बाबर और हुमायूं रोड का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं और बाबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक भी पोत दी। अब जल्द ही इस फैसले की मांग पर लोगों को जल्द फैसला आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मऊ इलाके में देर रात चैंपियंस ट्रॉफी में भारत क्रिकेट टीम की खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए निकाले गए जुलूस के दौरान 2 बिरादरी के बीच पत्थरबाजी हुई और कई जगह आग भी लगा दी गई। बता दें, पुलिस ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि जीत का जश्न मनाने के लिए महू में जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद तनाजा और 2 अतराफ ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया, पत्थरबाजी के दौरान आग लगाने की कुछ घटनाएं भी हुई और शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। रविवार रात 10:30 बजे महू की जामा मस्जिद में तरावी की नमाज अदा की जा रही थी। इस दौरान जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा और वहीं रुक गया और पटाखे फोड़े गए। 7 काबिल एतराज नारे भी लगाए गए, जिसके बाद कुछ नमाजी जुलूस में मौजूद लोगों को समझाने गए, जिससे बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, साथ ही कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरान ने हालात को काबू में किया। फिलहाल इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें।
वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। रमजान में होली और जुमे की नमाज को लेकर हो रहे तनाजे के बीच सीएम की इच्छा के मुताबिक रामपुर में मुस्लिम बिरादरी ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि भाईचारे और गंगा यमुना तहवीज की मिसाल पेश करते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। रामपुर की जामा मस्जिद के सेक्रेटरी मुकर्रम रजा खान ने वीडियो जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि होली के दिन रामपुर में जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी, जबकि पहले यह नमाज 12:30 बजे होती थी। इस फैसले को हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने की पहल माना जा रहा है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अमन से त्योहार मनाने की अपील की थी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, साथ ही होली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना सब्र की तालीम देता है। साथ ही मुसलमानों से अपील की गई है कि वे होली के दिन बेवजह रोड पर और गलियों में ना घूमें। बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें और बहुत एहतियात बरतें। अगर कोई बच्चा या नासमझ अगर रंग डाल देता है तो उससे उलझने की जरूरत नहीं है, घर जाएं और पानी से रंग को साफ कर लें। इस तरह के रंगों के पानी से कपड़ा नापाक नहीं होता है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान समेत कई लोगों को मुलजिम बनाया था। इस मामले की सुनवाई सालों से चल रही थी। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम समेत 11 लोगों पर इल्जाम तय कर दिए हैं, जबकि शिफाउर रहमान समेत 15 लोगों को बरी भी कर दिया है। साकेत कोर्ट ने शिफाउर रहमान को बरी करते हुए शर्जील इमाम के खिलाफ कई इल्जाम तय कर दिए हैं। इस मामले में चंदन कुमार, आशू खान और आसिफ इकबाल तन्हा समेत 11 लोगों के खिलाफ भी इल्जाम तय किए गए हैं। साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम के खिलाफ इल्जाम तय करते हुए कहा कि चक्का जाम की वजह से सभी तशद्दुद के लोग परेशान हैं। कोर्ट ने कहा कि शर्जील इमाम ने सिर्फ एक समुदाय के लोगों को चक्का जाम के लिए उकसाया था। शर्जील न सिर्फ भड़काने वाला था, बल्कि वह तशद्दुद भड़काने की बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड भी था। कोर्ट ने माना कि शर्जील इमाम का तकरीर गुस्सा और नफरत भड़काने वाला था। बिहार के गोपालगंज जिले में धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 4 दिनों से कथा सुना रहे हैं। इस बीच कथा सुनाने वाले फेमस धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान को दोबारा से दोहराया। इस बयान के बाद कटिहार के एमपी और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले रियासत में बाबाओं के आने और बयानबाजी करने पर बड़ी बात कह दी। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग बिहार में बाबाओं के सहारे इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दरअसल बिहार के गोपालगंज में कथा सुनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 4 दिनों से कथा सुना रहे हैं। कथा के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि उन्होंने ठान लिया है कि भारत का हिंदू मजहबी तब्दीली के जाल में नहीं फंसेगा, न घटेगा और न बटेगा। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ गई। कांग्रेस के लीडर तारिक अनवर ने इस बयान पर एतराज़ जताते हुए कहा, बीजेपी और उसके इत्तेहादी मेंबर मजहब की राजनीति करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो आवाम का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। एमपी तारिक अनवर ने कहा कि एनडीए अलायंस पूरी तरह घबराई हुई है। साथ ही उन्होंने एनडीए अलायंस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो लोग बिहार विधानसभा इंतखाबात में जीतने के लिए कथा सुनाने वाले बाबाओं का सहारा ले रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि कुछ हिंदुओं की अकीदत दूसरे मजहबों के बुजुर्गों में होती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे हनुमान जी किसी से कम है क्या। गौरतलब है कि इसी साल बिहार विधानसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में सभी सियासी पार्टी काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं। इसी बीच बिहार में मजहबी गुरुओं के आने से और बयानबाजी के बाद
अपोजिशन के लीडर एनडीए अलायंस पर इंतखाबात में मजहब का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। भारत में बर्ड फ्लू का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। मरकजी हुकूमत ने बर्ड फ्लू को लेकर पंजाब समेत 9 रियासतों में अलर्ट जारी किया है। बर्ड फ्लू के नाम से मशहूर ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। मरकजी हुकूमत के फिशरीज, पशुपालन और डेयरी वजारत ने बर्ड फ्लू को लेकर पंजाब समेत 9 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। वजारत की तरफ से जारी खत में कहा गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस ने भारत में अपना रास्ता बना लिया है। इन्फेक्टेड चिकन खाने वाले लोगों को वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इसकी तस्दीक भी अब हो चुकी है। बर्ड फ्लू की वजह से अब बत्तख और मुर्गियों को मारने का फरमान जारी होने लगा है। मुंगेर में कौवों की इसरार अंगेज तरीके से हुई मौत के बाद पशुपालन महकमे की टीम तेघड़ा गांव पहुंची। पटना जू में भी सख्ती बढ़ा दी गई है और बिना सैनिटाइज किए टूरिस्ट को एंट्री नहीं दी जाएगी। झारखंड के बोकारो के सेक्टर 12 वाक़े राजकीय कुक्कुट में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। इसके बाद यहां सैकड़ों मुर्गियों को मार दिया गया। मालूमात मिलने पर मरकजी हुकूमत ने भी सूबे की सरकार को हालात पर निगरानी रखते हुए तमाम एहतियाती इलाज करने को कहा है। हुकूमत की तरफ से रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम तश्कील दी गई हैं। रैपिड रिस्पांस टीम ने मुतासिर पोल्ट्री फार्म का दौरा किया और बर्ड फ्लू की तौसीह रोकने के लिए किए गए इलाजों की मालूमात दी। जमीयत उलेमा हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे तंजीम ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। इन तंजीमों का साफ तौर पर दावा है कि मुसलमानों को अपने हक पाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 12 फरवरी 2025 को तंजीम की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अगर बिल पास होता है तो जमीयत उलेमाए हिंद की सभी स्टेट यूनिट्स अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट्स में इस कानून को चुनौती देंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जमीयत यकीन के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगी क्योंकि अदालत हमारी ही आखिरी उम्मीद है। उन्होंने 13 मार्च को यहां जंतर मंतर पर होने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुखालफत एहतजाज साथ देने को कहा कि मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में मुसलमानों ने बहुत सब्र और रवादारी दिखाई है। अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और कानूनी तरीके से इस जंग को लड़ेंगे। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में देर रात एक शख्स के कत्ल के बाद से तनाजे का माहौल है। कत्ल के बाद गुस्साए अहले खाना ने तमाम मकामियों के साथ NH24 पर चक्का जाम लगा दिया और मुलजिमों की गिरफ्तारी और सजाए मौत की मांग की। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि आनंद विहार समेत कई रास्तों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली का गाजीपुर मंडी इलाका बीते रात बदमाशों की गोलीबारी से दहल उठा। इलाके के फूल मंडी के नजदीक देर रात एक शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हादसे के बाद से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने हादसे की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि यह कत्ल क्यों हुआ, फिलहाल इसकी कोई मालूमात नहीं। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के मकाम के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस पता लगा रही है कि हमलावर किस रूट से मौके पर पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देकर किस रूट से फरार हुए हैं। इस हादसे के बाद मरहूम शख्स के घरवालों ने तमाम मकामियों को इकट्ठा कर नेशनल हाईवे 24 जाम कर दिया, जिसके बाद NH9, आनंद विहार, अक्षरधाम समेत कई रास्तों पर भयंकर जाम लग गया और मुसाफिरों को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। बढ़ता हुआ जाम देख पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश शुरू की। हालात को संभालने के लिए नॉर्थ ईस्ट के एडिशनल DCP विनीत कुमार के साथ मकामी पुलिस मौके पर पहुंची। DCP ने परिवार वालों को समझाया कि जाम खोल दें क्योंकि गाजीपुर मंडी में एम्बुलेंस भी फंसी है और लोगों को दूर तक जाना है। DTC की बसों में अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए टिकट खरीदे जा सकेंगे। राजघाट और हसनपुर डिपो की बसों में कामयाबी पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे DTC की सभी बसों में लागू करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो की तरह DTC की बसों में भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए टिकट खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्ड से टिकट खरीदने पर किराए में 10% की छूट भी मिलेगी। फिलहाल DTC इंतजामिया ने इस सिस्टम के ट्रायल और टेस्टिंग के लिए राजघाट और हसनपुर डिपो से चलने वाली सभी बसों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया था। पेमेंट गेटवे मुहैया कराने के लिए कैनरा बैंक के साथ टाई अप किया गया है, जिसमें हसनपुर और राजघाट डिपो से चलने वाली बसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन मुहैया कराई गई है। राजघाट डिपो में ऐसी 100 और हसनपुर डिपो में 245 मशीनें मुहैया कराई गई हैं। अफसरान का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ चल रहा है और अब जल्द ही इस सिस्टम को DTC की सभी बसों में लागू करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साबिक CM और AICC जनरल सेक्रेटरी भूपेश बघेल के घर पर ED ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि कोयला स्कैंडल और महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच करने ED की टीम आई। दरअसल 1 साल पहले महादेव सट्टा ऐप केस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने ED की शिकायत पर साबिक CM भूपेश बघेल समेत 21 मुलजिमों पर FIR दर्ज की थी। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्रकर, रवि उप्पल समेत कई नामालूम पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं।
वहीं उस समय बघेल ने इसे सियासी साजिश बताया था। ईडी करीब 1 साल से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक इस मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए की आमदनी आंकी गई है। बता दें कि भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता लंबे समय से ईडी के रडार पर हैं और ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी दबिश दी है। बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की है। ईडी से जुड़े जराओं के मुताबिक कुल 15 ठिकानों पर रेड की गई है। यहाँ भी अफसरान की 2 टीमें पहुंची और कार्रवाई की। ताहम अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ईडी ने किन मामलों को लेकर दबिश दी है। इस रेड के चलते भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी अगले वजीर आजम बन सकते हैं। ऐसे में उनके सामने भारत कनाडा रिश्ते सुधारने एक बड़ी चुनौती होगी। कार्नी ने भारत के साथ तिजारती रिश्तों की डाइवर्सिटी लाने का अज़्म लिया है। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी मुल्क के अगले पीएम होंगे। वजीर आजम के तौर पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्तों को निचली सतह पर पहुंचा दिया था। ऐसे में नए पीएम से काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही ट्रूडो के जानशीन मार्क कार्नी को अब भारत के साथ बिगड़े हुए ताल्लुकों को सुधारने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कनाडा के नए पीएम ने इस बात के इशारे भी दिए हैं। कार्नी ने हाल ही में भारत के साथ कनाडा के कशीदगी ताल्लुकात को फिर से बहाल करने का अज़्म लिया है। उन्होंने कहा है कि कमर्शियल रिश्तों के इर्द गिर्द इक़्तिदार का मुश्तरका एहसास होना चाहिए और अगर मैं पीएम हूं तो मैं इसे बनाने के मौके का इंतज़ार करूंगा। कार्नी ने कहा कि कनाडा समान आइडियोलॉजी वाले मुल्कों के साथ अपने तिजारती रिश्तों में डाइवर्सिटी लाना चाहता है। इसके साथ ही भारत के साथ रिश्तों को दोबारा मजबूत करने के मौके मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।